नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। इसमें आप सभी को हिंदी के 20 प्रश्न मिलेंगे जो हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों को महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे एनबीएस हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एलटी हो, चाहे नेट जेआरएफ हो। हिंदी से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आप लोगों को महत्वपूर्ण होंगे ये प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि मद्राम की रचना नहीं है। फूल मंजरी, श्रृंगार रस माधुरी, अलंकार पंचाशिका, ये पंचशिका लिखुट है, पंचाशिका है, वृत्त कौमुदी। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सी रचना मतीराम की नहीं है। और पेपर में जब नहीं है शब्द आता है तो उसमें हम लोग आते हुए भी प्रश्नों को गलत कर जाते हैं, क्योंकि है और नहीं है में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, तो हम लोग आते हुए भी प्रश्न गलत कर जाते हैं। तो इसमें हमको नहीं है बताना है कि कौन सी रचना मतीराम जी की नहीं है। तो ये जो है बी ऑप्शन हमारा सही होगा, श्रृंगार रस माधुरी। ये जो है 1712 ईस्वी में प्रकाशित, 1712 ईस्वी में प्रकाशित कृष्ण भट्ट देव ऋषि की रचना है। किसकी रचना है ये? कृष्ण भट्ट देव ऋषि की। कृष्ण भट्ट देव ऋषि की रचना है। कृष्ण भट्ट देव ऋषि की एक अन्य रचना है अलंकार कला निधि। अलंकार कला निधि ये भी जो है कृष्ण भट्ट देव की रचना है। शेष तीनों मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की प्रगतिवादी रचना है युगवाणी, ग्रंथि, स्वर्ण किरण, चिदंबरा। तो इसमें हमको बताना है कि पंत जी की कौन सी रचना प्रगतिवादी है। तो ये है युगवाणी, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। युगवाणी पंत जी की प्रगतिवादी रचना है। ये युगवाणी जो है 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, 1939 ईस्वी में प्रकाशित। और इनकी जो है पंत की अन्य प्रगतिवादी रचना है, अन्य प्रगतिवादी रचना युगांत, 1936 में प्रकाशित हुई है, 1936 ईस्वी में। ग्राम्या, ग्राम्या इनकी 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। ये जो है सुमित्रा नंदन पंत की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। ग्रंथ जो है 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, 1920 ईस्वी में। और यह इनकी छायावादी रचना है, छायावादी, सुमित्रा नंदन पंत की छायावादी रचना है ग्रंथि। स्वर्ण किरण 1947 में प्रकाशित हुई है, 1947 ईस्वी में। और यह इनकी अंतश्चेतनावादी रचना है, अंतश्चेतनावादी रचना। चिदंबरा नव मानवतावादी रचना है। चिदंबरा इनकी नव मानवतावादी रचना है। और चिदंबरा पर पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। पूछ लिया जाएगा कि पंत की कौन सी प्रगतिवादी रचना है, या पेपर में पूछ लिया जाएगा कौन सी नहीं है, और रचनाएं दे दिए जाएंगे। जैसे छायावादी ग्रंथ इनकी छायावादी रचना है तो उसको दे देंगे, तो पूछ लेंगे कि कौन सी प्रगतिवादी है, कौन सी छायावादी है, कौन सी नहीं है। पेपर में कई तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। और अन्य अंतश्चेतनावादी रचना कौन सी है, या नव मानवतावादी रचना कौन सी है, और किस रचना पर पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो आपका प्रश्न कई तरीके से बन सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा पंक्ति किस नाटक से ली गई है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय। तो इसमें हमको बताना है कि यह पंक्ति जो है किस नाटक से ली गई है। तो ये जो है चंद्रगुप्त से ली गई है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और यह पंक्ति जो है अरुण यह मधुमय देश हमारा कार्नेलिया के द्वारा कहा गया है, कार्नेलिया के द्वारा कहा गया है। ये चारों नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। किस नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है? नेफा की एक शाम, कलंकी, चिंदियों की एक झालर, अनुष्ठान। तो इसमें हमें बताना है कि किस नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है।
तो ये कहा जाता है अनुष्ठान को। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अनुष्ठान जो है ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक है। और नेफा की एक शाम भी ज्ञानदेव अग्निहोत्री का ही नाटक है। ये दोनों नाटक ज्ञानदेव अग्निहोत्री के हैं, नेफा की एक शाम और अनुष्ठान। अनुष्ठान नाटक में हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन किया गया है। हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन किया गया है। कलंकी लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। चिंदियों की एक झालर अमृत राय का नाटक है। अमृत राय का नाटक है। आपका प्रश्न यहाँ से कई तरीके से बन सकता है। हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन किस नाटक में किया गया है, या किसका नाटक है, तो ये भी पूछ लिया जाएगा। या चिंदियों की एक झालर किसका नाटक है, तो अमृत राय का है। कलंकी किसका है, तो वो लक्ष्मी नारायण लाल का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ये सूची ये है और ये सूची बे है। उपन्यास दिए गए हैं और पात्र दिए गए हैं, इनमें हमें उपन्यास को जो है पात्रों के साथ मिलाना है। पंच परमेश्वर जुम्मन शेख, चीफ की दावत बूढ़ी माँ, रसप्रिया मृदंगिया और पुरस्कार कौशल नरेश। इस प्रकार डी ऑप्शन हमारा सही होगा। पंच परमेश्वर के पात्र हैं जुम्मन शेख, चीफ की दावत बूढ़ी माँ, रसप्रिया उपन्यास के पात्र हैं मृदंगिया और पुरस्कार के कौशल नरेश हैं। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आदमी से आदमी तक किस विधा की रचना है? संस्मरण, यात्रा साहित्य, रेखा चित्र, जीवनी। तो ये हमें इसमें विधा बताना है, आदमी से आदमी तक। तो ये जो है रेखा चित्र विधा की रचना है और ये आदमी से आदमी तक 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1982 ईस्वी में। और ये भीमसेन त्यागी का रेखा चित्र है। भीमसेन त्यागी। अगला प्रश्न है। भरत मुनि ने अनुभव, ये अनुभव है, टाइपिंग में जो है मिस्टेक हो गया है, अनुभव लिख उठा है, तो ये अनुभव है। अनुभव के कितने भेद माने हैं? 4, 3, 8, 9। ये 3 माने हैं। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। वाचिक, आंगिक और सात्विक। भरत मुनि के अनुसार यही 3 अनुभव हैं। अगला प्रश्न है। जहाँ पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अंत्यानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास। तो वहाँ जो है जिस पद के अंत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। जैसे उदाहरण देखिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अगला प्रश्न है। कौन सा नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? 1 दूनी 1, 8वां सर्ग, सेतुबंध, द्रौपदी। तो इसमें हमें बताना है कि प्रथम बार कौन सा नाटक हत्या शीर्षक से। आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है किस शीर्षक से, तो हत्या शीर्षक से। और किस पत्रिका में? कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था 8वां सर्ग। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। और यह जो है 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1976 ईस्वी में। और ये चारों नाटक 1 दूनी 1, 8वां सर्ग, सेतुबंध, द्रौपदी, चारों नाटक सुरेंद्र वर्मा के हैं। सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। और 8वां सर्ग नाटक जो है कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। अगला प्रश्न है। चादर वेश का अनुवाद हुसैन अली खां किसके लिए किया था? पुत्रों के लिए, पिता के लिए, पत्नी के लिए, भाइयों के लिए। तो ये जो है चादर वेश का अनुवाद हुसैन अली खां ने पुत्रों के लिए किया था। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। इन्होंने सन 1838 ईस्वी में चादर वेश का
फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया है। हुसैन अली खां ने 1838 ईस्वी में चादर वेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया है। आपका प्रश्न यहाँ से कई तरीके से बन सकता है। चादर वेश का प्रकाशन पूछ लेगा तो 1838 ईस्वी, और किसकी रचना है तो हुसैन अली खां की। और यह जो है चादर वेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद कब किया गया तो 1838 ईस्वी में। फारसी और किस भाषा में किया गया तो फारसी से दक्षिणी भाषा में अनुवाद किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है? त्रिलोचन, रांगे राघव, रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन। तो ये माने हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ है, 1908 ईस्वी। और मृत्यु इनकी दिनकर जी की 1974 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है, समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। और किस कवि की रचना में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है तो भी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में विद्यमान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंधेरी गली का रास्ता कहानी के लेखक हैं महीप सिंह, हृदयेश, गोविंद मिश्र, मिथिलेश्वर। तो ये है हृदयेश, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अंधेरी गली का रास्ता 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, 1977 ईस्वी में। हृदयेश की अन्य कहानी है इतिहास, 1981 ईस्वी। उत्तराधिकारी, ये भी 1981 की रचना है। अमर कथा 1984 ईस्वी। नागरिक 1992 ईस्वी। रामलीला 1993 ईस्वी। सम्मान 1996 ईस्वी। सन 1920 यह इनका 1999 में प्रकाशित हुआ, 1999 ईस्वी में। उसी जंगल समय में 2004 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। शमशेर की कविताओं के संदर्भ में कथन किसका है? मुक्तिबोध, विष्णु खरे, रामचंद्र तिवारी, मलयज। तो ये है मुक्तिबोध का। मलयज ने शमशेर को मूड्स का कवि कहा है। मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, किसी विजन के नहीं, ये मलयज का कथन है। विष्णु खरे शमशेर को शमशेर की शमशेरियत और रामचंद्र तिवारी जी शमशेर को शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य कहा है। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। किसने सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, सुशील कुमार, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये करवाया है सुशील कुमार ने, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। और ये 1920 में प्रकाशित करवाया है, 1920 ईस्वी में प्रकाशित करवाया है। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया है। पहले हैं सुशीला देवी, दूसरे हरिकिशोर बाबू, तीसरे हैं चित्रकार रामनरेश जोशी, चौथे हैं सुमित्रानंदन पंत।
इन चारों लोगों का नाम हमको याद करना है, क्योंकि पेपर में पूछ लेगा, किसी एक लोगों का और नाम दे दिया जाएगा, पूछ लेगा कि किस इसमें जो है कौन से कवि नहीं शामिल थे, इस संवाद में कौन से कवि नहीं शामिल थे। तो ये हमको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। पेपर का पैटर्न अब बहुत ही बदल चुका है। रचनाकार तो बहुत ही कम पूछा जाता है। और देखिए, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अरे अभी एग्ज़ाम तो हो ही नहीं रहा है, तैयारी कैसे करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आने पर या एग्ज़ाम की डेट आने पर नहीं की जाती है। जो पहले से तैयारी करते हैं वही सफल होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए और सूची बी। अवध सागर जानकी शरण, रूपक रामायण नवल सिंह, सीतायन रामप्रिया शरण और रामाश्वमेध मधुसूदन। तो इसमें हमको बताना है कि कौन से रचना जो है किस रचनाकार की है। तो ये जो है अवध सागर जानकी रसिक शरण की रचना है, रूपक रामायण नवल सिंह, सीतायन रामप्रिया शरण, रामाश्वमेध मधुसूदन की रचना है। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही होगा। सभी चारों रचनाएं जो हैं रीतकालीन हैं और राम काव्य से संबंधित है। रीतकालीन राम काव्य से संबंधित रचनाएं हैं। यूसुफ जुलेखा की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, डिंगल भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो यूसुफ जुलेखा की रचना जो है अवधी भाषा में हुई है। और यह जो है शेख निसार की रचना है, शेख निसार की। और यह जो है 1790 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, 1790 ईस्वी। और यह प्रेमाख्यानक काव्य है। यूसुफ जुलेखा प्रेमाख्यानक काव्य है। शेख निसार का मूल नाम गुलाम अशरफ था, गुलाम अशरफ। और ये मुगल बादशाह आसाफुद्दौला के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो ये मुगल बादशाह आसाफुद्दौला के समकालीन है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि शेख निसार किसके समकालीन थे? तो मुगल बादशाह आसाफुद्दौला के समकालीन थे। इनका मूल नाम भी पूछा जा सकता है, तो इनका मूल नाम है गुलाम अशरफ। और शेख निसार जो है किसकी रचना की? तो यूसुफ जुलेखा की रचना की। और कब की है? तो 1790 ईस्वी में की है। और किस भाषा में की है? तो अवधी भाषा में की है। आपका प्रश्न कई तरीके से बन सकता है। अगला प्रश्न है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? रोला, छप्पय, कुंडलियाँ, ए और सी दोनों। तो इसमें हमको बताना है किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो ये जो है डी ऑप्शन हमारा सही होगा। रोला और कुंडलियाँ दोनों में 24 मात्राएं होती हैं। रोला सममात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में दो गुरु या दो लघु की योजना रहती है। रोला के प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में या तो दो गुरु होंगे या तो दो लघु की योजनाएं रहती हैं। कुंडलियाँ विषम मात्रिक छंद है। जो दो छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बना है। कुंडलियाँ जो है दो छंदों से मिलकर बना है, दोहा और रोला। इसमें 6 चरण होते हैं। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोहे का चरण रोला के प्रथम में दोहराया जाता है। छप्पय जो है, छप्पय विषम मात्रिक छंद है। और यह जो है
रोला और उल्लाला दो छंदों के से मिलकर ये भी बनता है। रोला और उल्लाला के मिश्रण से बनता है। छप्पय में भी 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। अब प्रथम चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और अंतिम 2 चरणों में 26-26 या 28-28 मात्राएं होती हैं। छप्पय के प्रथम चरणों में, छप्पय के प्रथम चरण में चरण में 24-24 मात्रा होती है, 24-24 मात्रा होती है और अंतिम 2 चरणों में, अंतिम 2 चरणों में 26-26 या 28-28 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? निदर्शना, अन्योक्ति, समासोक्ति, काव्यलिंग। तो इसमें हमें अलंकार बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है अन्योक्ति अलंकार है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी की बात किसी और पर ढाल कर कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर किसी की बात किसी और पर ढाल कर कही जाती है वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य वार्षिकी पत्रिका के संपादक कौन है? जयप्रकाश करदम, डॉक्टर तुलसीराम, सपना सोनकर, विभांशु, दिव्या। तो ये हैं जयप्रकाश करदम। ए ऑप्शन हमारा सही है और यह जो है दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। जयप्रकाश करदम की अन्य पत्रिका है पश्यंती। यह जो है 1997 में, ये भी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 1997 ईस्वी में दिल्ली से ये भी प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? कितनी नावों में कितनी बार, उर्वशी, चिदम्बरा, संस्कृत के 4 अध्याय। तो इसमें हमको बताना है कि किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो ये जो है डी ऑप्शन हमारा सही होगा, संस्कृत के 4 अध्याय। इस पर जो है संस्कृत के 4 अध्याय पर 1959 ईस्वी में 1959 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। और यह जो है संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कितनी नाव में कितनी बार अज्ञेय की रचना है। 1978 में इस पे जो है 1978 ईस्वी में इसमें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उर्वशी दिनकर की रचना है। दिनकर का मतलब रामधारी सिंह दिनकर की ये भी रचना है और इस पे जो है 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है और इस पर जो है 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।